नमस्कार बच्चे। कल हमने एक निबंध पाठ पढ़ा था, आप सबने उसका गृह कार्य कर लिया? यस मैम। शाबाश। उम्मीद है मैम। आज मैं आपको एक कविता की पंक्तियां सुनाने जा रही हूँ। आपके सामने वो पंक्तियां इस बोर्ड पर लिखी हैं, इसे ध्यान से देखिए और कविता की पंक्तियां सुनिए। गर्मी आई जिसने सब में प्यास जगाई, सूरज आग बरसाता है, धरती भट्टी सी जलती है, लू अपने गर्म थपेड़ों से तन मन को झुलसा जाती है, सब ओर धूल है छाई, डाली डाली सूखी भाई, गर्मी आई, कैसी भीषण गर्मी आई। अब ये बताइए कि इन पंक्तियों में प्रकृति के किस रूप का वर्णन है? आप बताइए। गर्मी का वर्णन है इस पंक्तियों में। इसमें गर्मी की ऋतु का वर्णन कवि ने किया है। ये बताइए कि इस गर्मी का धरती और मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? ईशान आप बताइए। गर्मी का धरती पे यह प्रभाव पड़ रहा है कि धरती भट्टी सी जलती है, मतलब वह बहुत ज्यादा तप जाती है। धरती बहुत तप रही है। धरती पर ये प्रभाव पड़ रहा है कि तेज गर्मी के कारण धरती भट्टी से तप रही है। और इस गर्मी का मनुष्य पर प्रभाव ये है कि ये सबके मन में प्यास जगाती है। सबके मन में प्यास जगाती है। वैसे जब बहुत गर्मी पड़ती है तो सब प्यास के कारण व्याकुल हो जाते हैं, पानी की कमी होती है और इसलिए कवि ये कहता है कि गर्मी के आने से इस धरती की प्यास जाग जाती है, सारे मनुष्यों का मन प्यास से व्याकुल हो जाता है। अब इसी के तुलना में एक और शब्द चित्र मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। उमड़ घुमड़ कर आते बादल, बरस बरस तरसाते बादल, धरा की प्यास बुझाते बादल, सबका मन हर्षाते बादल। इन पंक्तियों में किसका वर्णन है? अभिषेक आप बताइए। मैम बारिश ऋतु का वर्णन है। इसमें बारिश का वर्णन है। इस ऋतु को हम क्या कहते हैं मैम? आप बताइए। वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु। बैठिए। यानी इसमें वर्षा ऋतु का वर्णन है। वर्षा ऋतु कब आती है? किस ऋतु के बाद आती है? वर्षा ऋतु किस ऋतु के बाद आती है? बताइए। गर्मी के बाद आती है। गर्मी के बाद जब वर्षा ऋतु आती है तो दोनों ऋतुओं में जो प्रभाव मनुष्य पर पड़ता है उसमें क्या अंतर आ जाता है? बैठिए। मनुष्य में ये अंतर आ जाता है कि वह उसका मन उल्लास से भर जाता है। उसका मन उल्लास से भर जाता है। बैठिए। अभिषेक आप ये बताइए कि दूसरी पंक्तियों में ये कहा गया कि मनुष्य का मन उल्लास से भर जाता है, किस पंक्ति से इसका पता चलता है? नहीं, सबका मन हर्षाते बादल। सबका मन हर्षाते बादल। बैठिए। तो अभी आपने ये जो दो कविताओं की पंक्तियां सुनी, ये दो ऋतुओं के बारे में अलग अलग कवियों की कविताएं थी। आज हम एक ऐसी कविता पढ़ेंगे जिसमें एक कवि ने अपनी कविता में प्रकृति के उन दोनों रूपों का वर्णन एक साथ किया है। इस कविता का शीर्षक है कल और आज। कल और इसके कवि है नागार्जुन। अभी कल तक गालियां देते तुम्हें हताश खेतिहर, अभी कल तक गालियां देते तुम्हें हताश खेतिहर,
अभी कल तक धूल में नहाते थे गोरैयों के झुंड। अभी कल तक पथराई हुई थी धनहर खेतों की माटी। अभी कल तक धरती की कोख में दुबके पड़े थे मेंढक। अभी कल तक उदास और बदरंग था आसमान। और आज ऊपर ही ऊपर तन गए हैं तुम्हारे तंबू। और आज छमका रही है पावस रानी बूंदा बूंदियों की अपनी पायल। और आज चालू हो गई है झींगुरों की शहनाई अविराम। और आज जोरों से कूक पड़े नाचते थिरकते मोर। और आज आ गई वापस जान दूध की झुलसी शिराओं के अंदर। और आज विदा हुआ चुपचाप ग्रीष्म समेट कर अपने लाभ लश्कर। कविता समझ में आई? अब इसमें ये बताइए, अभी कल तक गालियां देती तुम्हें हताश खेतीहर। इस कविता में तुम्हें शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? गालियां देती तुम्हें हताश खेतीहर। हाँ बताइए मैम, इन पंक्तियों में ये बताया गया है कि गालियां देते तुम्हें हताश किसान। किसान गालियां दे रहे हैं। किस कारण से किसान उदास हैं और गालियां दे रहे हैं? बैठिए, आप बताइए। क्योंकि मैम उनको अनाज नहीं उग रहे। क्योंकि वे अनाज नहीं उगा पा रहे। किसानों के अनाज न उगा पाने का क्या कारण है? बताइए। बहुत तेज गर्मी। बहुत तेज गर्मी है। बहुत तेज गर्मी से किसानों के अनाज न उगा पाने का क्या संबंध है? क्यों नहीं उगा पा रहे? अनाज उगाने के लिए उन्हें क्या चाहिए? बारिश चाहिए, और बारिश नहीं हो रही। तेज गर्मी पड़ रही है, इस कारण से वे अनाज नहीं उगा पा रहे, इसलिए वे गालियां दे रहे हैं। किसे गालियां दे रहे हैं? मैम हाँ बताइए। मौसम या भगवान, मौसम को गालियां दे रहे हैं। भगवान ईश्वर को गालियां दे रहे हैं। और कोई कुछ बताएगा? वो गर्मी झुंझलाती गर्मी को गालियां दे रहे हैं। गर्मी को गालियां दे रही है। फिर से देखिए, अभी कल तक गालियां देते तुम्हें हताश खेतीहर। कल तक जिसे वो गालियां दे रहे थे, आज वो आ गई है। तो कल तक किसे गालियां दे रहे थे? तुम कल तक वो गर्मी को गालियां दे रहे थे, कल तक वो बारिश को बादलों को गालियां दे रहे थे कि कल तक जो बादल नहीं आए थे वो आज आए हैं। तो अभी कल तक का जो उन्होंने प्रयोग किया, इसका अर्थ क्या हुआ कि कल तक जो किसान बादलों को गालियां दे रहे थे, आज वो बादलों के आ जाने से प्रसन्न हैं। देखिए, तो कल तक बादलों को गालियां किसान देते रहे। अभी कल तक धूल में नहाती थी गोरैयों के झुंड, पथराई हुई थी धनहर खेतों की माटी। अभी कल तक धरती की कोख में डुबके पड़े थे मेंढक। अभी कल तक उदास और बदरंग था आसमान। तो अभी कल तक से किसकी ओर संकेत है? गर्मी तक, गर्मी की ऋतु तक। और आज शब्द से किसकी ओर संकेत है? वर्षा ऋतु तक। तो गर्मी और वर्षा, इन दोनों ऋतुओं की तुलना कवि ने की है कि इन दोनों ऋतुओं में मनुष्य और पशु पक्षी पर इन दोनों ऋतुओं का क्या प्रभाव पड़ता है। जब गर्मी पड़ती है तो मनुष्य पर क्या असर पड़ता है, और जब गर्मी चली जाती है, वर्षा ऋतु आती है, तो मनुष्य पर, धरती पर, पशु पक्षी पर, सब पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। गोरैयों के झुंड को धूल में क्यों नहाना पड़ रहा था? गोरैयों के झुंड को धूल में क्यों नहाना पड़ रहा था? ईशांक बताइए।
मैम गोरियों के झुंड को गोरैयों के झुंड को धूल में इसलिए नहाना पड़ रहा था क्योंकि गर्मी जब आई तो पूरी तरह धूल ही छा गई। गर्मी जब आई तो पूरी तरह धूल ही छा गई, इसलिए उन्हें धूल में नहाना पड़ रहा था। देखिए अभिषेक, आप कुछ कहना चाहते थे? और मैम जब बारिश नहीं तो कहीं पानी नहीं थी तो मैम उन्हें धूल में नहाना पड़ा। क्योंकि बारिश नहीं हुई इसलिए कहीं पानी नहीं था, और पानी न होने के कारण सब और धूल ही धूल थी। व्यक्ति किसमें स्नान करता है? पानी में स्नान करता है। लेकिन जब आसपास पानी हो ही न तो क्या होगा? आसपास धूल ही धूल हुई, इसलिए गोरैयों के झुंड धूल में ही नहा रहे थे। अभी कल तक पथराई हुई थी धनहर खेतों की माटी। धनहर खेतों की माटी को कवि ने पथराई हुई क्यों कहा? धनहर खेतों की माटी को कवि ने पथराई हुई क्यों कहा? अभिषेक, धनहर खेतों से क्या अभिप्राय है? मैम पेड़ों से धनहर किससे बना होगा? जब आप फसल उगाते हैं तो किस तरह के खेतों में पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है? गेहूं की, चावल की, किसकी खेती के लिए पानी ज्यादा जरूरी है? चावल की खेती के लिए। तो खेत कौन से थे? धान के खेत। इसलिए कवि ने क्या कहा? धनहर खेत। धनहर का अर्थ क्या हुआ? धान के खेत। धान के खेतों की माटी को कवि ने पथराई हुई कहा। धनहर खेत, धान की खेत। मैं इसमें लेकर कहना चाहती हूँ कि लेखक या कवि कहना चाहते हैं कि अभी कल तक गर्मी के मौसम तक सूखी हुई थी खेतों, अभी खेत सूखे हुए थे गर्मी के मौसम तक। तो पथराई हुई से मतलब क्या हुआ? सूखी हुई थी या कुछ और? अंकुश, मैं उनको ज्यादा पहले से तो पत्थर जैसे हो गए थे। बिल्कुल ठीक, बैठिए। ये पत्थर के समान कठोर हो गई थी। पथराई हुई यानी पत्थर के समान कठोर। चावल के खेतों के लिए प्रायः काली चिकनी मिट्टी ज्यादा उपयोगी मानी जाती है। तो जब पानी नहीं पड़ता, वर्षा की बूंदें नहीं पड़ती, तो मिट्टी पत्थर के समान कठोर हो जाती है। तो इसलिए कवि ने कहा कि पथराई हुई थी धनहर खेतों की माटी, मिट्टी पत्थर के समान कठोर हो गई थी। मेंढक कहाँ दुबके हुए थे? निकिता, मेंढक धरती के अंदर धरती के अंदर दुबके हुए थे। फिर धरती के अंदर क्यों दुबके हुए थे? बच्चे आप बताइए। क्योंकि वे गर्मी के प्रकोप से बचना चाहते थे। क्योंकि वे गर्मी के प्रकोप से बचना चाहते थे। इतनी तेज धूप पड़ रही थी कि वे अपना सिर छुपाने की जगह खोज रहे थे, इसलिए वे धरती के गर्भ में छुपे हुए थे। बैठिए। कवि ने आसमान को उदास और बदरंग क्यों कहा है? कवि ने आसमान को उदास और बदरंग क्यों कहा है? अनिरुद्ध, आप बताइए। मैम क्योंकि हम कोई बारिश नहीं हो रही थी तो हम किसान उसे गालियां दे रहे थे। बारिश नहीं हो रही थी, किसान उसे गालियां दे रहे थे। हाँ, कुछ हद तक ये ठीक है, लेकिन उदास क्यों थे? वर्षा न होने के कारण। और बदरंग क्यों था? लेकिन उन्होंने कहा आसमान बदरंग था और आसमान उदास था, है ना? उदास कौन होता है? क्या आसमान उदास हो सकता है? बताइए निकिता, आप ही बताइए। चलिए। ज्यादा गर्मी होने के कारण बिल्कुल सब सूखा पड़ा था, उसकी वजह से आसमान भी बिल्कुल फीका सा, आसमान फीका सा लग रहा था, इसलिए कवि ने आसमान को बदरंग कहा।
मैंने आपसे ये प्रश्न पूछा था कि क्या आसमान उदास हो सकता है? उदास कौन होता है? उमेश? मैम उदास वो होता है जिसके मन को ठेस पहुंचे। मन को ठेस पहुंचे। और मन को ठेस क्या आसमान को पहुंच सकती है या मनुष्य को? मनुष्य को ठेस पहुंचती है, मनुष्य उदास होता है। तो इसमें कवि ने क्या किया? आसमान की तुलना किससे की? मनुष्य से की। बैठे आप लोग। कवि ने आसमान की तुलना मनुष्य से की। मनुष्य में ही ये शक्ति होती है कि वह, ये भावनाएं होती है कि वह उदास हो, क्रोधित हो। यहाँ बादलों के न आने पर कौन उदास है? मनुष्य के उदास होने के साथ साथ आसमान भी उदास लग रहा है। तो जहाँ जहाँ कवि मनुष्य के साथ प्रकृति की तुलना करता है, प्रकृति को मनुष्य के रूप में क्रियाएं करते दिखाता है, वहाँ मानवीकरण होता है। मानवीकरण का क्या है? कि मनुष्य के रूप में प्रकृति को क्रियाएं करते दिखाना। तो यहाँ उन्होंने बादलों के न आने पर आसमान को उदास कहा, बदरंग कहा। कहते ना, उसके तो चेहरे का रंग ही उड़ गया। तो यहाँ किसके चेहरे का रंग उड़ गया निकिता? आसमान के चेहरे का रंग ही उड़ गया। क्यों उड़ गया भुवनेश? क्योंकि बारिश नहीं हो रही थी। क्योंकि बारिश नहीं हो रही थी, सब धूल ही धूल थी। बैठिए। इसलिए कवि ने आकाश को बदरंग और उदास दिखाया। और आज अब क्या हुआ? दृश्य में परिवर्तन आ गया, बदलाव आया। आपने ये 2 कविताएं देखी थी, उनमें दृश्य में परिवर्तन था। क्या परिवर्तन था? हाँ बताइए। सब मनुष्य खुश हो गए। मैं मेंढक में धरतियों को बाहर निकल गए, मैं खेलना। वर्षा ऋतु के आने पर मेंढक क्या करते हैं? जो धरती की गोद में छुपे होते हैं वो बाहर निकल आते हैं। तो परिवर्तन आता है वर्षा ऋतु के आने पर। वही परिवर्तन इस कविता में कवि दर्शाता है। बैठिए। और आज ऊपर ही ऊपर तन गए हैं तुम्हारे तंबू, और आज चमका रही है पावस रानी बूंदा बूंदियों की अपनी पायल। अब किसके तंबू आकाश में तन गए हैं? किसके तंबू आकाश में तन गए? अनूठ? बादलों के तंबू तन गए। बैठिए। और आज चमका रही है पावस रानी बूंदा बूंदियों की अपनी पायल। पावस रानी को बूंदा बूंदियों की पायल छनकाते हुए क्यों कहा? पावस रानी की पायल क्या है? इसे ध्यान से पंक्तियां देखिए और बताइए, पावस रानी की पायल क्या है? अनुराग? मतलब अब छमका रही है वर्षा की पायल। वर्षा की पायल छनक रही है, सब बूंदें आ रही है। हाँ, शाबाश। कि वर्षा ऋतु की बूंदें जब पृथ्वी पर पड़ी तो उनकी आवाज ऐसी लग रही है जैसे वर्षा ऋतु अपनी पायल छमका रही हो। छम छम की आवाज आती है पायल। तो बूंदें जब धरती पर गिरती हैं तो कवि को ऐसा लग रहा है जैसे वर्षा ऋतु अपनी पायल छमका रही हो। किसकी शहनाई बजने लगी? झिंगुरों की शहनाई बजने लगी। तो झिंगुरों की शहनाई बजने लगी। झिंगुरों की आवाज की तुलना कवि ने किससे की निकिता? शहनाई से। शहनाई से। शहनाई से क्यों की उमेश? आप बताएंगे निकिता? शहनाई किसी किस अवसर पर बजाई जाती है? किसी शादी ब्याह के अवसर पर, यानी खुशी के अवसर पर। जब खुशी के अवसर पर शहनाई बजाई जाती है तो वर्षा ऋतु का आना
किसके लिए खुशी का प्रतीक है? मनुष्य के लिए। लेकिन यहाँ किसे खुश दिखाया? झींगुरों को खुश दिखाया है। तो झींगुरों की शहनाई लगातार बज रही है। झींगुरों की शहनाई अविराम बजती रही, लगातार बजती रही। यानी जैसे ही वर्षा आई, झींगुरों ने लगातार बोलना शुरू कर दिया। वे अपनी प्रसन्नता को लगातार बोलकर, तर्राकर व्यक्त कर रहे थे और उसकी आवाज कभी को ऐसे लगी जैसे शहनाई बज रही हो। बैठिए। और आज जोरों से कूक पड़े नाचते थिरकते मोर, और आज आ गई वापस जान दूब की झुलसी शिराओं के भीतर, और आज विदा हुआ चुपचाप ग्रीष्म समेट कर अपने लाभ लश्कर। मोरों पर वर्षा के आने का क्या प्रभाव पड़ा? अंकुश? वर्षा के आने से मोर प्रसन्न हो गए और नाचने लग गए। वर्षा के आने पर मोर प्रसन्न हो गए और वो खुशी से नाच रहे थे। बैठिए। किसमें जान लौट आई? जान किसमें लौट आई? और आ गई वापस जान दूब की झुलसी शिराओं के अंदर। किसमें जान लौट आई? विमलेश? शिराओं के अंदर। शिराओं के अंदर घास में दोबारा जान आ गई। दूब की झुलसी शिराएं। दूब एक प्रकार की विशेष घास होती है, हरी नरम घास जो गर्मी पर आने पर सूख गई थी, और अब वर्षा के आने पर उसमें फिर से जान आ गई। तो दूब का अर्थ है एक विशेष प्रकार की घास। और आज विदा हुआ चुपचाप ग्रीष्म समेट कर अपने लाभ लश्कर। कौन विदा हो गया? अंकुश? गर्मी विदा हो गई। वर्षा के आने पर गर्मी समाप्त हो गई। बैठिए। समेट कर अपना लाभ लश्कर। लाभ लश्कर क्या होता है विमलेश? हम सेना के बिना। सेना का लाभ लश्कर। लाभ लश्कर राजा का होता है। सामग्री जिसमें सारी सैन्य सामग्री होती है। अब यहाँ पर सैन्य सामग्री किसकी है? गर्मी की। गर्मी की। तो गर्मी की जो सैन्य सामग्री है, रमेश बैठिए, आप ये बताइए कि गर्मी की सैन्य सामग्री में क्या क्या है? तपती हुई धरती। तपती हुई धरती। बैठिए। गर्मी। अनुराग? किसान की गालियाँ। किसान की मैंने गालियाँ। लाभ लश्कर तो नहीं है, सामान तो नहीं है। सामान क्या है? गर्मी में धूल से सने गोरैयों के झुंड। ठीक है, बैठिए। तो ये सब कुछ गर्मी का लाभ लश्कर था, जिसे वर्षा के आने पर ग्रीष्म समेट कर चल दिया। अब ये बताइए कि वर्षा ऋतु के आने से मनुष्यों पर, धरती के प्राणियों पर क्या प्रभाव पड़ा? ये बता। वे खुश हो गए। खुश हो गए। हाँ, बैठे। भुवनेश? हमें नाचने लगे। और कौन नाचने लगे? मनुष्य। और यहाँ कभी नहीं मनुष्य का वर्णन। मोर नाचने लगे। झींगुर क्या करने लगे? मांगे शहनाई। उनकी आवाज शहनाई की तरह लगातार गूंजने लगी। बैठे। हाँ, बताइए। किसान अनाज उगाने लगे। कभी ने वर्णन तो नहीं किया। हाँ, अंतर जरूर है कि पहले जो किसान निराश थे वो अब प्रसन्न हो गए। मेंढक अपने धरती से बाहर आ गए। मेंढक धरती की कोख से बाहर निकल आए। बैठे। गर्मी अपना सारा सामान समेट कर चली गई। गर्मी अपना सारा साजो सामान समेट कर चली गई। ठीक है, बैठिए। अभी मैंने आपसे एक बात कही थी कि जहाँ प्रकृति को मनुष्य के रूप में दिखाया जाता है वहाँ मानवीकरण होता है, और इस कविता में ऐसी बहुत सी पंक्तियां हैं जिनमें प्रकृति को मनुष्य की तरह क्रिया करते हुए दिखाया है। क्या आप ये पंक्तियां छांट सकते हैं?
भुवनेश आप बताइए, कोई दो पंक्तियां छांटिए। ऊपर ही ऊपर तन गए तुम्हारे तंबू, ऊपर ही ऊपर तन गए तुम्हारे तंबू। यानी मनुष्य जिस तरह से गर्मी से बचने के लिए तंबू लगाता है, बादल ने भी अपने तंबू तान दिए। तो मनुष्य तंबू को, बादल को तंबू की तरह क्या बताना तनते हुए कवि ने दिखाया है। बैठिए। अभी कल तक धरती की कोख में दुबके पड़े थे मेंढक। अभी मैं इसमें कौन सी क्रिया है? गर्मियों तक मेंढक धरती की कोख में छुपे बैठे थे। हाँ, तो छुपना, मेंढकों का धरती की कोख में छुप जाना भी मानवीय क्रियाकलाप है, इसलिए यहाँ भी मानवीकरण है। बैठिए। ऐसा बहुत से अंश, बहुत सी क्रियाएं इस कविता में से छांट सकते हैं। कविता स्पष्ट है? चलिए, अंत में हम एक क्रियाकलाप और करेंगे। मैं आपको 3 पंक्तियां सुना रही हूं, जिसे मैं चाहूंगी कि आप साथ साथ लिख लीजिए। एक कविता की पंक्तियां हैं जो अधूरी हैं, ठीक है? और आप उन पंक्तियों को पूरा कीजिए, उनके साथ 1-2 पंक्तियां स्वयं जोड़िए, ठीक है? शुरू करें। बरखा रानी लगती तुम तो बड़ी सुहानी, घटाएं झूम झूम कर आए। अब इसमें अगली पंक्ति आप जोड़िए। कौन आगे जोड़ेगा बताइए, सोचिए क्या पंक्ति आप जोड़ सकते हैं। मैं सबके मन को बरखा भाए, सबके मन को बरखा भाए। इससे पहली पंक्ति क्या है? मन झुकाए झूम झूम कर आए, घटाएं झूम झूम कर आए, सबके मन को बरखा भाए। बहुत सुंदर। सर्दी और वसंत दोनों ऋतुओं में बहुत अंतर होता है। कोशिश कीजिए आप कुछ पंक्तियां सर्दी की ऋतु पर लिखिए और कुछ वसंत ऋतु पर, और दोनों में अंतर दर्शाइए, जैसा इस कवि ने गर्मी और वर्षा ऋतु का अंतर दर्शाया है। लिख सकते हैं? यस मैम। बना के लाइएगा कविता, कविता रचिए और सबको कक्षा में सुनाइए। Thank you.